ओके। गुड डे, गुड नाइट सबको। जैसे भी जो भी जब दिख रहा है, दिन में दिख रहा है तो गुड डे, रात को दिख रहा है तो गुड नाइट। ठीक है। चलो, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। पीईडी से आज हम शुरू कर रहे हैं। टोटली हमारा प्लान है कि भाई जीटीयू बेस जाएंगे हम, ताकि ये सीरीज में आप जो जीटीयू बेस की जो एग्जाम्स आ रही है या कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम जीटीयू का सिलेबस फॉलो करेंगे, क्योंकि हम सब जीटीयू पास आउट थे। लेकिन जनरली बाकी यूनिवर्सिटी भी कंपेयर कर सकती है इसको। ठीक है। तो आज से पीडी शुरू कर रहे हैं, जो 7 सेम का टॉपिक है हमारा। ट्राई करेंगे कि सारे सेमेस्टर के सारे मेजर सब्जेक्ट हम कवर करें कुछ टाइम के बाद। अभी पीडी शुरू करते हैं। ठीक है। पीडी में हम आज शुरू करने वाले हैं हीट एक्सचेंजर्स से। ठीक है। तभी हीट एक्सचेंजर्स में एक सिंपल एक्सप्लेनेशन लेके चल रहा हूँ कि आपको हीट ट्रांसफर का, हीट एक्सचेंजर्स का बेस पता होगा। हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एलएमटीडीएन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। हम शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन से। देखो, हीट एक्सचेंजर हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है हीट एक्सचेंजर्स के। पहला क्लासिफिकेशन है उसके फ्लूइड कांटेक्ट के बारे में, क्या, और दूसरा क्लासिफिकेशन है उसके पर्पस के बारे में। ठीक है। चलो, पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं। उसमें सिर्फ दो है हमारा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का बेस्ट एग्जांपल दूं जिससे उसको पता चले, वो है हमारा कूलिंग टावर। ठीक है। सबको दिमाग में क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से अभी। और इनडायरेक्ट जो आपके मन में कब से चल रहा है भाई, शैलो ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, डबल पाइप, एनाट्रसा। ठीक है। अब यहाँ पे पर्पस के वाइज कैसा क्लासिफिकेशन था, जो अभी पीईडी में ज़्यादातर सबके नोट्स में होता है। क्लासेस के वाइज जनरली मैं लिखता था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, क्लास बी, क्लास सी और आर। ठीक है। बी से भाई वी आर केमिकल्स। क्लास बी में आते हैं केमिकल, इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाले। क्लास सी में आते भाई, सी से कमर्शियल याद रख लेना, कमर्शियल्स आ गए। और रिफाइनरी, मतलब सारे पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री। ठीक है। अब ये कमर्शियल क्या हो गया, ये दो तो आपको क्लियर होगी मुझे पता है। कमर्शियल मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बड़े हीट एक्सचेंजर्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल लाइक रिकवरी ऑफ एनर्जी। ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्री में एनर्जी को रिकवर करने के लिए कुछ चाहिए होता है, वहाँ वैसे जब आप कमर्शियल में गिन सकते हो। ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ शैलो ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स। ठीक है। अभी हम टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर नहीं करने वाले, वो हमने हीट ट्रांसफर में देखा था। हम सबसे अच्छा हीट एक्सचेंजर्स जो हम मानते हैं शेल एंड ट्यूब, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। चलो, पहले दो पार्ट तो स्क्रीन पे उसके नाम पे ही होते हैं भाई। तो शेल। ठीक है। अच्छा, ठीक है। शेल क्या होता है, अगर किसी ने हीट एक्सचेंजर देखा होगा तो आपको जो बाहर से दिख रहा है वो शेल हीट एक्सचेंजर का, आपको जो बाहर से दिख रहा है वो पूरा उसका शेल है। शेल सबसे कॉस्टलियर पार्ट होता है हीट एक्सचेंजर का, सबसे कॉस्टलियर शेल ही होता है आपका। ठीक है। शेल का डायमीटर विल ऑलवेज डिपेंड ऑन ट्यूब बंडल। शेल का डायमीटर ट्यूब बंडल के डायमीटर पे डिपेंड होता है। ठीक है। चलो, तो ज़्यादातर रोलिंग ऑफ द प्लेट्स करके आप शेल को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है। सेकंड ट्यूब्स, मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें किसी का कोई दिमाग में डाउट या कुछ ना आए। जो भी है ट्यूब सबको पता है क्या होता है। मैं थर्ड पार्ट लेता हूँ, बेफल्स। नहीं, बेफल से पहले एक काम करते हैं, ट्यूब शीट लेते हैं। वी कैन विजुलाइज मोर। अभी ट्यूब शीट क्या होता है, कि अगर मेरा हीट एक्सचेंजर है तो यहाँ पे ट्यूब शीट लगी हो, इस ट्यूब शीट से ही हर ट्यूब अटैच होती है। शीट कहते हैं गुड सपोर्ट, ट्यूब को कहीं तो अटैच करना पड़ेगा ना, वो ट्यूब शीट में यहाँ पे ऐसे ही अटैच होती है। दिस आर योर ट्यूब शीट्स। ठीक है। दिस आर योर ट्यूब शीट्स जहाँ ट्यूब को अटैच किया जाता है। फोर्थ, बेफल्स। अब बेफल्स क्यों यूज़ करते हैं, सबको पता है क्योंकि बेफल्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बेफल्स को यूज़ क्यों करते हैं भाई हम,
देखो बेफल्स को यूज़ करने के दो रीज़न है। ठीक है, बेफल्स को यूज़ करने के दो रीज़न है हमारे पास। पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, अगर ये मेरा एक हीट एक्सचेंजर है नॉर्मल वाला, कोई बेफल्स नहीं रख रहा मैं, अगर मैं यहाँ पे शेल में फ्लूइड फ्लो करा रहा हूँ तो फ्लूइड यहाँ से आएगा तो ट्रैवल करके निकल जाएगा, ऐसे जाएगा फ्लूइड। और अगर मैं आपको लगा रहा हूँ बेफल्स, ये आ गया एक हीट एक्सचेंजर, ड्राइंग पे मैं ये आ गया और मैं लगा रहा हूँ बेफल्स। अब क्या हो रहा है, अब जब फ्लूइड आएगा तो कैसे मूवमेंट करेगा, फ्लूइड आएगा ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही सब आपको भी पता है। इससे होता है क्या है, आप मुझे बताओ कि ये फ्लूइड फ्लूइड दोनों में एक ही है, दोनों की साइज भी सेम है, सिर्फ एक ही चीज़ हमने चेंज की बेफल साइड करके। तो मुझे बताओ ये फ्लूइड जितना ट्रैवल किया, ये जो फर्स्ट में है उसने ये जो फ्लूइड ने जितना ट्रैवल किया, क्या ये सेकंड में वो इसी फ्लूइड ने ज़्यादा ट्रैवल किया? आप बोले कि हाँ। तो क्या ज़्यादा ट्रैवल किया तो क्या उसने ज़्यादा एरिया कवर किया? आप बोले कि हाँ। तो क्या हुआ? आप सबको पता है भाई ये एक इक्वेशन। तो क्या एरिया बढ़ने से क्यू बढ़ा क्या? क्यू क्या होता है? हीट ट्रांसफर रेट। तो अगर हीट ट्रांसफर रेट बढ़ी तो क्या हमारा हीट ट्रांसफर ही बढ़ा ना, हमको वही तो चाहिए था। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है भाई, वेफर्स लगाने से फ्लूइड का ट्रैवलिंग एरिया बढ़ रहा है, और अगर एरिया बढ़ा तो आपका हीट रेट भी बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा रीज़न, दूसरा आप मानो एक फ्लूइड ऐसे फ्लो हो रहा है और अचानक उसमें ऐसे कोई ऑब्स्टेकल लग दिया तो क्या होगा? एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। रेजिस्टेंस क्रिएट होकर क्या टर्बुलेंसी बढ़ती है क्या? टर्बुलेंसी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ने से हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ता है। अगर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ा तो ओवरऑल भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ा, यू अगेन बढ़ रहा है, यू फिर से बढ़ा। तो बैफल लगाने से आपका यू और ए दोनों बढ़ा और आपका हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा बढ़ा। तो सिंपल थिंग थी, पहले एरिया बढ़ा बढ़ा, सेकेंड में आपका यू भी बढ़ा, फिर से क्यू बढ़ा। तो ये दो मेजर रीज़न थे कि बैफल लगाने से हमें इतना एडवांटेज क्यों मिलता है। ठीक है, चलो अब बैफल्स तो लगा दिए, कहाँ पे लगाओगे? तो देखो अब जनरली अगर किसी ने स्केच देखा होगा ना, अगर ये आपका शेल है तो यहाँ पे एक ऐसा टाई रॉड होगा, टाई रॉड पे ही बेफल्स लगे होंगे। ठीक है, टाई रॉड पे ही बेफल्स लगते हैं। तो जो बेफल्स को लगाता है, जो सपोर्ट देता है, वो है टाई रॉड। टाई रॉड सपोर्ट्स द बेफल। ठीक है। और अभी दूसरा भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आप ही सोचो, अगर मैं एक एक बेफल है, ये ऐसे एक लटका हुआ है, ये ऊपर तो टाई रॉड ने उसको पकड़ के रखा है, यहाँ पे ये टाई रॉड ने पकड़ के रखा है। इस वाले पोजीशन पे क्या होगा? अगर कोई फ्लूइड जोश से आती है तो स्विंग होना शुरू हो जाएगा, और ये मेटल है यहाँ पे एक स्टेशनरी कंडीशन है, इट विल गेट ब्रेक। आप सोच पा रहे हो क्या होगा? तो और दूसरी भी एक कंडीशन बनती है कि टायर और पे उसको फिट ऐसे मतलब स्क्रू से फिट नहीं किया होता, इट इज़ बिन पुट इन द होल विद द टायरॉड्स, तो वो टायरॉड पे स्किड भी करता है। अगर ये टायरॉड पे ऐसे लगा होता है ना तो इस तरह चांसेस कि वो फ्लूइड की वजह से ऐसे स्किड भी करता है। तो वो ऐसे स्किड ना करे और फिट होके टूट ना जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, दो वेफर्स के बीच में वी यूज स्पेसर्स। ये स्पेसर क्या करता है, एक तो ये डिस्टेंस फिक्स रखेगा, मतलब बेफल्स हिलेंगे नहीं और बेफल्स स्किड भी नहीं होंगे। तो दूसरी चीज़ है हमारे पास स्पेसर्स। बेफल पता चला, बेफल के साथ दो चीज़ और पता चली, टायर्स और स्पेसर्स। ठीक है, चलो और दो टर्म है हमारे पास, एक था शेल पार्टीशन, दूसरा है भाई ट्यूब पार्टीशन। ये क्या है भाई? ये सबको पता है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ लिखते थे हम सेलेक्टिव हीट एक्सचेंजर में, हीट ट्रांसफर के टाइम 1 2 पास, 2 4 पास, 2 6 पास। ये होता क्या है, ये जो फर्स्ट होता है ना कॉमा के पहले, वो जनरली इंडिकेट करता है शेल को, और सेकंड इंडिकेट करता है ट्यूब को। अब ये क्या है, वन मतलब जो भी फ्लूइड शेल में है वो एक ही बार इक्विपमेंट में घूमेगा, और ये जो दो है मतलब दो बार इक्विपमेंट में घूमेगा।
मतलब 2 बार ट्यूब में से पास होगा। 2 बार मतलब कैसे? देखो, पहले मैं सिंगल पास बनाता हूँ। सिंगल पास मतलब नॉर्मल हमारा शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, वेफर्स लगा दी बस। एक बार शेल में फ्लूइड आएगा, एक बार ट्यूब में फ्लूइड आएगा, बात खत्म। लेकिन अगर वही चीज अब मैं ट्यूब को ऐसा कुछ बना दूँ तो ये हो गया हमारा, ट्यूब में 2 बार पास होगा। और इस पास के जो बीच में हम पार्टीशन करते हैं उसको कहते हैं ट्यूब पार्टीशन। ठीक है, मतलब यू आर पार्टिंग समथिंग सो दैट इट कैन ट्रैवल मोर टाइम। 2 बार पास क्यों किया, आप ही सोचो ना, ये फ्लूइड एक ही बार ट्रैवल कर रहा है। अब वही फ्लूइड 2 बार ट्रैवल करेगा, अगेन एरिया बढ़ा तो ट्यूब बढ़ा। सिमिलरली शेल में भी होता है। शेल में आप जनरली हेडर में देखते हो पार्टीशन, यहाँ से ऐसे पार्ट करके आपको दिखेगा, तो फ्लूइड ऐसे जाके फिर यहाँ पे एग्जिट होगा। ये 2 पास हो गया शेल के लिए। ऐसा सेम आएगा शेल पार्टीशन। होप आपको पता चल रहा है। अगर कंफ्यूज हो गए तो बस 20-30 सेकंड स्किप करके वापस देख लो, रिवर्स करके वापस देख लो। ठीक है, और अभी एक फाइनल पार्ट करना है हमको, वो है एक्सपांशन जॉइंट। एक्सपांशन जॉइंट, अब ये क्या है? एक्सपांशन से पता तो चल रहा है, सॉरी, एक्सपांशन जॉइंट। ठीक है, अब क्या है? नाम से तो पता चल रहा है कि कोई एक्सपांशन के बारे में बात होगी। सिंपल थिंग है, अगर हीट की बात है तो एक्सपांशन तो होगा ही होगा, क्योंकि हम सब मेटल से डील कर रहे होगी। मेटल को हीट मिलेगी, वो एक्सपांड होगा, इट्स अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो मेटल एक्सपांड हो तो वी प्रोवाइड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स एक्सपांशन जॉइंट्स लगा देते हैं हम वहाँ पे। क्यों? तो भाई जब भी मेटल एक्सपांड होगा, इट विल गेट सफिशिएंट स्पेस टू एक्सपांड। अगर हम वो स्पेस नहीं देंगे तो वो पुश करेगा अपने ऑब्जेक्ट, जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो आपका मेटल ब्रेक हो जाएगा। अभी एक्सपांशन जॉइंट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग टू यूज, लाइक आपके ब्रिजेस में भी देखा होगा, थोड़े थोड़े गैप पे गैप दी होती है। क्यों दी होती है? ताकि समर में ब्रिज जब एक्सपांड करेगा तो वो एक्सपांशन रुके ना। अगर रुकेगा तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ऐसे बीच में गैप होती है, आपका ड्राइविंग के टाइम फील भी होता होगा, टटक टक टटक टक, कुछ ना कुछ ऐसा फील होता है। अगर ये नहीं दिया होगा, पहले दिया है तो क्या होता है? इफ विल एक्सपांड तो उसके पास स्पेस है, वो इतना आ जाएगा, ये भी इतना आएगा। अभी नहीं दिया तो ये भी आना चाहता है, ये भी एक्सपांड करे, ये लोग क्लैश होंगे, फटीग हो जाएगा। फटीग मतलब फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, इट वॉन्ट वर्क वेरी मच। सिमिलर फंडे हीट एक्सचेंजर्स में भी लगता है। तो ये सब ना हो, एक अच्छा सा थर्मल एक्सपांशन को परमिट कर दे वो, इसलिए हम एक्सपांशन जॉइंट लगाते हैं। ठीक है, चलो, अभी नेक्स्ट